Less than 3 months are there for UPSC prelims एंड आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे हर साल की तरह जिनकी प्रिपरेशन रिवीजन अच्छी नहीं चल रही होगी, काफ़ी सारा बैकलॉग होगा एंड उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ज़मीन से भी नीचे जा चुका होगा। एंड ये हर साल होता है, कुछ नई चीज़ नहीं है। एक टाइम पे मेरे साथ भी होता था बट मैंने उसको ओवरकम किया एंड नाउ इट्स योर टाइम टू डू दैट। एंड अगले 3 महीनों में जितना टाइम बचा है आपके प्रीलिम्स के लिए, अगर आपने ये प्रोसेस को फॉलो कर लिया अच्छे से, डिलीजेंटली, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। मैंने खुद ने ये चीज़ फॉलो की है, खुद ने CSC में फ़ॉलो की थी, CAPF में की थी, CDS में की थी एंड उसी बेस पे मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था प्रीलिम्स में, तब मुझे ये सब जो शॉर्टकमिंग्स थी मेरी प्रिपरेशन में, मेरी स्ट्रैटेजी में, तब मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई थी। उसके बाद से जब से मैंने करेक्ट किया, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मेन होता है। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं बट जो मेन चीज़ होती है वो आपकी स्ट्रैटेजी होती है, प्रिपरेशन होती है, स्टडी होती है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग दैट UPSC इज़ नॉट अ गेम ऑफ स्टडी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम क्लियर कर लेंगे। ये बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी ऑलरेडी। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको ये चीज़ें दोबारा से बताना, सो दैट आपके माइंड में रहें, आप उस रैंडमनेस में खो ना जाएं कि जो चल रहा है बस चलते रहने दो, वो चीज़ आपके साथ ना हो। क्योंकि जब जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास में आता है, आप रैंडम चीज़ें करने लग जाते हो, आपको फोमो हो जाता है। ठीक है, फोमो हो जाता है, कुछ भी करने लग जाते हो। सो उस चीज़ से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये गेम ऑफ स्टडी नहीं है कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता है जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा आपको लगेगा कि ज़्यादा मुझे पढ़ना चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है, ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा आवर्स भी स्पेंड करने चाहिए एंड क्वालिटी टाइम भी देना चाहिए। बट आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये गेम ऑफ स्टडी नहीं है कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ूंगा, जितना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करूँगा, मेरे उतने चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके एग्ज़ाम क्लियर होने से। इस चीज़ का कोई भी कोरिलेशन नहीं है आपके एग्ज़ाम क्लियर होने से। ठीक है, सो अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, 5 घंटे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, बट अच्छे से कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ज्योग्राफी उठाई, लेट्स से आपने ज्योग्राफी उठाई है, ठीक है, उसमें आप लैंड फॉर्म्स वाला टॉपिक कर रहे हो, लैंड फॉर्म्स वाला आप टॉपिक कर रहे हो। ठीक है, नाउ आपने NCERT उठा ली, NCERT ली या फिर आपने कोई और कोचिंग का मटेरियल उठाया एंड जैसे दिया हुआ था 5-6 पेजेस में आपने एज इट इज़ उसको पढ़ लिया। सो दिस इज़ नॉट पढ़ना फ्रॉम UPSC पर्सपेक्टिव। ऐसे जो है ना वो 10th क्लास का, 11th क्लास का बच्चा पढ़ता है कि उसको 5 पेज का एक बुक मिली, एक टॉपिक मिला, उसने एज इट इज़ पढ़ लिया, उसको लगता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मुझे आता है। ठीक है, दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। अगर आप UPSC को टारगेट कर रहे हो, ये चीज़ें मैं कर चुका हूँ, ये गलतियाँ मैं कर चुका हूँ, इसीलिए उस बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको लैंडफॉर्म वाला टॉपिक मिला, उसके 5 पेज के नोट्स थे। ठीक है, आपने पहले प्रीवियस ईयर देख लिए कि इस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन UPSC ने पूछे हुए हैं। आपने अपना CSC का देखा, प्रीलिम्स का, ठीक है, CAPF का देख लिए एंड CDS का भी देख लिया। आपको एक रफ आइडिया हो गया कि ओके इस लैंडफॉर्म वाले टॉपिक में से UPSC इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। सो जब आप इसको पढ़ने जाओगे, 4-5 पेजेस वाली जो नोट्स होंगे या फिर जो कंटेंट होगा आपकी कोचिंग का या NCERT का, तो आपके माइंड में वो चीज़ें होंगी कि इस तरह के क्वेश्चन UPSC पूछता है एंड मुझे उस पर्सपेक्टिव से उन चीज़ों को कवर करना है, ना कि एक 10th क्लास के बच्चे के पर्सपेक्टिव से। जो एक 10th 11th का स्टूडेंट कवर करता है NCERT से, मुझे वैसे कवर नहीं करना। ठीक है, मैं UPSC कर रहा हूँ एंड मुझे उस पर्सपेक्टिव से कवर करना है।
सो ये चीज़ आपको पता चलेगी, इट इज़ गेम ऑफ नॉलेज। ठीक है, पढ़ना नहीं है आपने, आपने नॉलेज लेनी है, और वो भी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जस्ट कवर नहीं करना। द सेकेंड पॉइंट इज़ बुक रीडिंग। जैसे लक्ष्मीकांत है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल मैं लक्ष्मीकांत की लेता हूँ हमेशा। ठीक है, लक्ष्मीकांत सबके पास होती है जो भी यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है, काफ़ी बल्कि बुक है। ठीक है, आपने एक बार पढ़ ली अच्छे से, अच्छी बात है, 2 बार पढ़ लिया, अच्छी बात है, बट आप इसी को 10 बार पढ़ रहे हो, 6 बार पढ़ रहे हो। ठीक है, एंड जितनी बार आप इसको पढ़ोगे ना उतना ही टाइम लगेगा आपको। ठीक है, आपने 10 दिन लगा के इसको ख़त्म किया, उसके बाद आपके 8 डेज़ हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि पूरी लक्ष्मीकांत आपने 2 दिन में कवर कर ली, ऐसा वो दिन नहीं आएगा। सो जब आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, ठीक है, अभी जो टाइम चल रहा है, आप मोस्टली बच्चों के पास अपने अपने नोट्स होंगे, आप सबके पास अपने नोट्स होंगे, एंड मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास नोट्स होते ही नहीं है। वो सिर्फ रिलाई करते हैं बुक्स पर, बुक्स को वो हाईलाइट कर लेते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ मैं इस हाईलाइट वाली चीज़ को पढ़ लूँगा पेपर से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, एंड मेरा काम हो जाएगा। बट एक्चुअल में ये चीज़ काम नहीं करती, एक्चुअल में ये चीज़ काम नहीं करती। ठीक है, सो आपने फर्स्ट रीडिंग की, ठीक है, सेकंड रीडिंग की, ओके, बट ये नहीं है कि उसको बढ़ाते जाओ इंटीजर की तरह, कि इनफाइनाइट टाइम वो चलता जा रहा है। 1-2 बार पढ़ लिया, फिर उसके नोट्स बना लो, उसके नोट्स बना लो बेस्ड ऑन योर सिलेबस, बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यूज। ठीक है, ये चीज़ मैं शुरू में करता था, जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था मैंने भी बुक रीडिंग की थी, एंड सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने ये चीज़ को ओवरकम किया था। ठीक है, जितनी भी पढ़ी हुई थी उनके मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे, पीवाईक्यूज देख कर, थीम्स देख कर, सिलेबस देख कर, सब कुछ जो भी कर सकता था मैं। सो उसके नोट्स बना लो, एंड इन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करो। 1 बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाती कि यस अब मेरे हर तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं इन नोट्स के बेसिस पे, तब तक इसको रिवाइज़ करते रहो। अगर आप सेम बुक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत है, बहुत अच्छी बुक है, अगर आप इसी को बार बार पढ़ी जा रहे हो 10 बार, 15 बार, तो आपका जो ROI है वो उतना नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू योर नोट्स, एज़ कम्पेयर टू योर नोट्स। क्योंकि नोट्स में आपने एक तो हैंड रिटन लिखा होगा, आपकी वहाँ पर रिवीजन हो जाएगी, एंड नोट्स में जो कंटेंट होता है वो क्लियर एंड क्रिस्प होता है, टू द पॉइंट होता है। लक्ष्मीकांत में बहुत सारे टॉपिक्स में, चीज़ों में स्टोरी दी होती है। फॉर एग्जांपल प्रीलिम पर्सपेक्टिव से, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, सो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, स्टोरी दी होगी, जजमेंट्स दी होंगी, डीपली काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन दी होगी। बट आपको ये सब चीज़ें प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है, बट ये नहीं है कि आपको वो पूरी की पूरी कहानी पढ़नी है। नोट्स में आपको वो चीज़ लिखनी है जो पूछी जा रही है। कोई जजमेंट है, ठीक है, वो लिख लोगे आप। जैसे आर्टिकल 21 है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इफ़ यू वांट टू लीव द कंट्री, ठीक है, आप चाहते हो कि आप UK में जाकर सेटल होना चाहते हो, ठीक है, तो वो राइट कहाँ पे आएगा, वो आर्टिकल 21 में आएगा। बट आप इंडिया के अंदर घूमना चाहते हो तो वो कहाँ पे आएगा, वो आर्टिकल 19 में आएगा। सो ऐसी चीज़ें आप अपने नोट्स में लिखोगे, ऐसी चीज़ें आप अपने नोट्स में लिखोगे। ठीक है, लक्ष्मीकांत में वो चीज़ें दी होंगी, बट आपकी नज़रों में वो चीज़ें नहीं आएंगी जब तक आप उसको नोट्स में नहीं लिखते। ओके, नाउ बहुत सारे जो लोग हैं या कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं कि यार एक ही सोर्स पे रिलाई करो, एक सोर्स पे रिलाई करो। काफ़ी हद तक ये बात सही भी है कि एक सोर्स पर हमें रिलाई करना चाहिए, बट इसकी एक लिमिटेशन वहाँ पर आ जाती है जब आपका एक सोर्स से क्वेश्चन या टॉपिक कवर नहीं हो रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, जैसे पॉलिटी है हमारी पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी के लिए सभी हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हम सभी लक्ष्मीकांत करते हैं और करनी भी चाहिए, ठीक है, बट इज़ दिस इनफ? आंसर इज़ नो। क्योंकि अगर आपने PYQs देखे हुए हैं प्रीलिम्स के अगर आपने PYQs देखे हुए हैं तो आपको पता चलता होगा कि वो बहुत सारी टर्म्स पूछता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं है, ये वर्ड मेंशन्ड है या नहीं है। सो ऐसी सारी चीज़ें वो मेंशन करता है, वो क्वेश्चन पूछता है। बट जो लक्ष्मीकांत में ऐसी चीज़ें लिखी नहीं हुई कि यार ये वर्ड मेंशन है या फिर नहीं है, या फिर जो बेयर एक्ट वाली चीज़ें हैं वो लक्ष्मीकांत में नहीं दी हुई। जो बेयर एक्ट जो है वो एज इट इज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक
आप कह सकते हो एक कॉपीड वर्जन है, ठीक है। एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो लैंग्वेज लिखी हुई है, वो बेयर एक्ट है। लक्ष्मीकांत में वो चीज़ें नहीं है। लक्ष्मीकांत में एक समरी दी होती है, प्रेजेंट अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करके आपको समरी दी होती है हर चीज़ की। सो उसमें काफ़ी शॉर्टकमिंग्स है। आप लक्ष्मीकांत जब पढ़ते हो उसके साथ आपको बेयर एक्ट जो है अपना रखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं सही हो जाएं, बट अगर आप लक्ष्मीकांत प्लस बेयर एक्ट पढ़ रहे हो तो आप श्योरिटी से कह सकते हो कि हाँ, मेरे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि अगर आपका सिंगल सोर्स से काम नहीं बन रहा तो आपको बाकी सोर्स भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, बिकॉज योर अल्टीमेट गोल है आपका प्रीलिम्स को क्लियर करना। ये आपका गोल नहीं है कि मैं एक सोर्स पढूँ या फिर मल्टीपल सोर्स पढूँ, ठीक है। आपका गोल है प्रीलिम्स को क्लियर करना, एग्ज़ाम को क्लियर करना, ओके। सो जो आपका सिंगल सोर्स है उसको आप इंटीग्रेट करोगे उन सोर्सेज के साथ जहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। एंड ये चीज़ आप अपने नोट्स में लिखोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दो दो चीज़ें पढ़ रहे हो, एक बुक ये ले ली, एक ये ले ली, एंड दोनों को साथ में रिवाइज कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट सोर्स से भी नोट्स बना लिए, सेकंड से भी बना लिए, एंड दोनों को एक जगह पे कंबाइन कर दिया। सो वो चीज़ होनी चाहिए जिससे आपका टाइम भी बचे एंड आपका फाइनल रिवीजन में यही चीज़ काम आती है। एंड ये वाली मिस्टेक हर साल बहुत सारे लोग करते हैं कि जैसे ही उनका सिलेबस ख़त्म होता है वो मॉक टेस्ट की तरफ भागते हैं कि जैसे मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ खरीद लेंगे, ठीक है। मॉक देते रहेंगे एंड मॉक्स में उनके नंबर आते हैं काफ़ी अच्छे, 100+ भी आ जाते हैं। सो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, चले जाते हैं एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम में उनका बनता नहीं है उतना स्कोर। इंस्टेड उनको PYQ के ट्रेस करना चाहिए कि जैसे ही मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ मैं PYQ पहले करूँगा। जैसे ही मैंने PYQ कर लिए लास्ट 10 साल के, ठीक है, एटलीस्ट 10 ईयर्स के मैंने कर लिए, उसके बाद अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही किसी सब्जेक्ट को लेकर, फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमी, अगर मुझे लग रहा है कि मैंने सिलेबस भी कवर कर लिया, करंट अफेयर्स भी कर लिए एंड मैंने PYQs भी कर लिए हैं, बट स्टिल आप चाहते हो कि मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करूँ, ठीक है, उसके बाद आप मॉक्स पर जाओगे एंड उस मॉक्स में भी आप ज़्यादातर मॉक्स वो दोगे जो करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, ठीक है, जो करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, क्योंकि जो स्टैटिक बेस्ड हैं वो तो आपने PYQ में से कवर कर लिए हैं। जो करंट बेस्ड होंगे वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज़ हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ है अच्छा क्रिस्प। आप पहले सिलेबस करते हो, उसके बाद PYQ पर जाते हो, बट इस अप्रोच में भी शॉर्ट कमिंग्स है, इस अप्रोच में भी शॉर्ट कमिंग्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी छोड़ो, हम लेते हैं किसी और सब्जेक्ट को ले लेते हैं, लाइक इकोनॉमी। इकोनॉमी का माइक्रो एंड मैक्रो दोनों है आपके पास, ठीक है। बट अगर आपको दो बुक्स दी हुई हैं, एक मैक्रो की है, एक मैक्रो की है, ठीक है, आपने दोनों को अच्छे से टाइम डिवोट किया, दोनों को आपने अच्छे से, इसको भी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम दे दिया 5 to 6 डेज़ एंड इसको भी आपने 5 to 6 डेज़ इक्वली टाइम डिवोट कर दिया। नाउ जब आप PYQ देने गए आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैक्रो में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, अप्रोक्स 70 to 80% क्वेश्चन जो होते हैं मैक्रो इकोनॉमी में से आते हैं एंड इससे भी ज़्यादा ही होते हैं, 70-80 में गलत बोल रहा हूँ, 80 to 90% क्वेश्चन जो होते हैं इकोनॉमी के वो मैक्रो में से आते हैं एंड रेस्ट 10 to 20% क्वेश्चन माइक्रो में से होते हैं, ठीक है। आपको ये रियलाइज़ हुआ सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। अगर आपने पहले ही PYQ देखे होते एंड आपको पता होता कि यस मैक्रो में से ज़्यादा पूछता है, मैक्रो डोमिनेटिंग है, देन आप अपने सिलेबस को भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते। जहाँ पर आपने यहाँ 5 to 6 डेज़ दिए थे, यहाँ पर आप 2 से 3 डेज़ दिए थे एंड यहाँ पर आप 7 से 10 डेज़ दे देते, उसको अच्छे से कवर कर लेते। उसके बाद फिर से आप PYQ करोगे अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए कि एक्चुअल में मैंने सिलेबस जो कवर किया है उसके बेस पे क्या मैं PYQs को क्रैक कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। अपनी नॉलेज को ऐसे आप टेस्ट करोगे कि मेरा सिलेबस एक्चुअल में कवर हुआ है या फिर नहीं हुआ, ठीक है। देन अनदर थिंग इज़ आप अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। आपने पहले सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है, इसमें फिज़िकल है एंड हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी हम जिसे बोल देते हैं, ठीक है।
आपने कवर कर लिया इसको, इस ज्योग्राफी को आपने कवर कर लिया। फॉर एग्जांपल फिजिकल को ख़त्म कर लिया एंड ह्यूमन को भी ख़त्म कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे उसके मॉक टेस्ट देने। आपने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ निकाली एंड सब्जेक्ट वाइज आपने टेस्ट दे दिया उसका। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें पूरी ज्योग्राफी के फुल ज्योग्राफी का फुल फ्लेज टेस्ट होता है। एंड इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये किसी टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन डाल देते हैं, किसी में से कम डाल देते हैं। सो आपको एग्जैक्टली पता चल नहीं पाता कि कौन सा टॉपिक जो है, कौन सा चैप्टर जो है वो मेरा वीक है, किसमें मुझे समझ ज़्यादा नहीं आई, ठीक है, किस चैप्टर में या किस टॉपिक में मेरी तरफ से कमी है। ऑन अदर हैंड अगर आप टॉपिक कंप्लीट करते हो, जैसे आपने लैंडफॉर्म चैप्टर कर लिया या फिर आपने रिवर सिस्टम किया, ठीक है। रिवर सिस्टम से आपको पता है हर 1-2 साल में क्वेश्चन आते रहते हैं। रिवर सिस्टम आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने रिवर सिस्टम का ही मॉक टेस्ट दिया या फिर PYQs देखे। अब आपको ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट मेरा रिवर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मेरा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप टॉपिक बाय टॉपिक उसके मॉक्स करते रहोगे, PYQs करते रहोगे एंड ये सब करने के बाद जब आप लास्ट में फुल फ्लेज मॉक दोगे, उसमें आपका जो स्कोर होगा वो ज़्यादा होगा, उसमें आपका स्कोर ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस। ओके, सो दिस वाज द बेसिक थिंग कि जो आपको पता होना चाहिए एक डिलीजेंट एक एस्पिरेंट को, ठीक है, जो एक सीरियस एस्पिरेंट है उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नाउ अगर आपने लास्ट 5 ईयर्स के कट ऑफ देखी है, UPSC प्रीलिम्स जीएस की कट ऑफ देखी है, तो आप रफली बोल सकते हो कि यार अगर मैं 90 के आसपास मेरा स्कोर आ रहा है, रफली मेरा स्कोर अगर 90 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो मैं प्रीलिम्स को जीएस का जो कट ऑफ होता है उसको क्लियर कर लूँगा। ओके, जीएस का कट ऑफ जो है वो क्लियर मैं कर लूँगा, ठीक है। ये आपको इतनी चीज़ पता होगी। सो 90 स्कोर लाने के लिए अगर हम 100% एक्यूरेसी अज्यूम करते हैं, ठीक है, जो कि होती नहीं है एक्चुअली, जस्ट अज्यूम करते हैं, तो आपको 45 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट करने पड़ेंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो अगर आपकी 75 टू 80% के आसपास एक्यूरेसी है एंड ये एक्यूरेसी जो है एक सीरियस कैंडिडेट की होती है, इसके आसपास होती है एक्यूरेसी। ओके, सो आपको यहाँ पर 45 था, आपको इस कैटेगरी में अपने 60+ के आसपास क्वेश्चंस सही करने पड़ेंगे एंड जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। आप खुद नहीं करोगे बट वो अपने आप हो जाएंगे। ओके, अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि आप 95 के आसपास अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 95 के आसपास आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो एंड आपके 65 अज्यूम करते हैं कि 65 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं एंड रेस्ट आपके गलत हो जाते हैं, तो भी आपका स्कोर जो है आराम से 90 क्रॉस कर जाएगा। ओके, 90 क्रॉस कर जाएगा। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ये जो 65 वाली थिंग है, बिकॉज लेट मी चेंज द कलर या कि जो आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं इनमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके वहाँ से सही होने चाहिए जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो आपने नोट्स बना रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से सही होने चाहिए। अगर आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से सही हो रहे हैं तो चांसेस हाई हैं कि आपका प्रीलिम्स जो है कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगी, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ओके, तो जितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन उसमें से आपके नोट्स में से हों, आपके नोट्स में से सही हों। ओके, सो अभी हम सब्जेक्ट वाइज, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, रैंडमली उठाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी देन इकोनॉमी देन जियोग्राफी देन इन्वायरमेंट, ऐसे हम सब्जेक्ट वाइज जाएंगे एंड हम ये चेक करेंगे कि क्या कोई क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स में से, हमारा जो नोट्स हमने बनाए थे, फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, अगर इसमें से 18 क्वेश्चन आए हैं, क्या वो 18 क्वेश्चन में से ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे नोट्स में से सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लक्ष्मीकांत हर बार नहीं पढ़ सकते, काफ़ी लेंदी बुक है, आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा। ओके, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ के, बेयर एक्ट पढ़ के नोट्स बनाए हुए हैं तो आपका काम हो जाएगा। सो हम वो चेक करेंगे इस चीज़ से, ओके, कि क्या मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस
सब्जेक्ट वाइज हमारे नोट्स में से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी हम चेक करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सेट ए है, ए सेट है। ठीक है, 2024 का हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है। सो यहाँ पर हम पॉलिटी के क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, मे बी नीचे हों। ठीक है, यहाँ पर CSR एंड या यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आई थिंक। ओके, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन है ये भी कुछ वैसे ही है, वैसी तरह का है। सो ये मिक्स मैच का क्वेश्चन है। हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से ये टॉपिक दिए हुए हैं अच्छे से। ठीक है, सो हम मिक्स सा क्वेश्चन है, मींस पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री का मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एग्जैक्ट पॉलिटी जो टिपिकल पॉलिटी टाइप क्वेश्चन होता है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या इधर देखो आप 68 मनी बिल। ठीक है, ये टिपिकल पॉलिटी क्वेश्चन है। सो यहाँ पर पूछ रहा है कि मनी बिल से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड टू मनी बिल। विद रिगार्ड टू मनी बिल कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ हम अपने नोट्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने जो नोट्स बनाए हुए थे पॉलिटी के उसको अटैच किया हुआ है इसके साथ में। ओके, उसको अटैच किया हुआ है साथ में। सो दिस वाज पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट में से हम देखेंगे अपना मनी बिल वाला टॉपिक। सो यहाँ पर हमारा मनी बिल है यहाँ पर। ठीक है, एंड ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 110 के अंदर जो मनी बिल है वो मेंशन्ड है। ठीक है, कि मनी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है ये 110 में दिया हुआ है एंड 109 में इसका प्रोसीजर बताया हुआ है। ठीक है, कि मनी बिल का प्रोसीजर क्या होगा वो 109 में बताया हुआ है। 110 में मनी बिल की एक अच्छे से डेफिनेशन दी हुई है कि कौन कौन से इश्यूज इसके अंदर आते हैं। एंड ये भी लिखा हुआ है कि ये सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट होता है, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती मनी बिल के लिए। एंड मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। सो हम अभी उस क्वेश्चन को देखेंगे जिसको हम अभी चेक कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, सो दिस वाज दैट क्वेश्चन। या यहाँ पर लिखा हुआ है मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट। येस, हमने वहाँ पे अभी देखा कि वहाँ पे लिखा था सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड होगा, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देन ये भी बताया कि जो मनी बिल है वो 110 के अंदर उसकी डेफिनेशन दी हुई है एंड 109 के अंदर उसका प्रोसीजर बताया हुआ है। सो ये भी सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड सही हैं। तो उस बेस पर हमने इसको उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया। नाउ 1 एंड 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हम देखेंगे स्टेटमेंट 3। यहाँ पर लिखा हुआ है राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। कि जो राज्यसभा है वो मनी बिल जो है उसको अप्रूव कर सकती है या फिर चेंजेस सजेस्ट कर सकती है बट रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि राज्यसभा जो है वो मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि मनी बिल जो है उसमें एक एलिमेंट ऑफ सेंश्योर होता है। सो राज्यसभा के पास वो पावर नहीं होती कि उसको वो रिजेक्ट कर सके। सो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट इज कितने डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं अब तक। हाउ मनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल 2023। सो ये भी हम देख लेंगे कि क्या हमारे नोट्स में से ये सेटिस्फाई हो रहा है क्वेश्चन या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन पूछ रहा है कि कितने सेटअप हुए हैं अभी तक। सो चेक कर लेते हैं हम इसका। ठीक है, ये अपना पार्लियामेंट वाला टॉपिक है। ओके, सो यहाँ पर दिया हुआ है री एडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन। सो 1952 में बना था पहला, उसके बाद 62 में हुआ था, उसके बाद 72 में हुआ था, उसके बाद 2002 में हुआ था। तो टोटल हमारे पास 4 डिलिमिटेशन कमीशन बने थे। एंड आपको पता होगा कि 72 के बाद क्यों नहीं हुआ, बिकॉज 1976 में
42nd अमेंडमेंट के अंदर फ्रीज़ कर दिया था फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। जो डिलिमिटेशन थी उसको फ्रीज़ कर दिया गया था नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए टिल 2000, ठीक है, सो दैट पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। सो ये आपको शायद पता होगा। तो 4 डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक बने हैं हमारे, तो अभी देख लेते हैं। तो या सो हमारे पास 4 बने थे, तो इसका आंसर वुड बी डी, एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, डी जो है वही सही आंसर है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लैंग्वेज वाला काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये पूछ रहा था कि 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड की गई थी 71st अमेंडमेंट के थ्रू 1992 71st अमेंडमेंट। ओके, ये एलिमिनेशन से आराम से हो जाना था, क्योंकि यहाँ पर मैथिली दी हुई थी, एंड मैथिली आई थिंक ये 2007-6 के आसपास ऐड हुई थी, 7-8 के आसपास ये ऐड हुई थी, ठीक है, 8th शेड्यूल जो है उसमें ऐड हुई थी। सो 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट हो जाना था, ए आंसर था इसका। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछ रहा है कि कौन सा हमारे पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, जो पॉलिटी है उसी में से पूछ रहा है पार्ट्स के बारे में, कौन सी स्टेटमेंट पार्ट्स को लेकर करेक्ट है। सो इसका एक सिंपल सा होता है, अगर आपने ट्रिक्स भी देखी हो, ट्रिक्स सी आती हैं यूट्यूब पर काफ़ी सारी नोट्स मेकिंग वाली, जिसमें बताते हैं कि इसको याद कैसे रखते हैं, कि जो पार्ट्स होते हैं हम उसको याद कैसे रखते हैं। सो एक प्रॉपर वो बनाते हैं, एक काइंड ऑफ सेंटेंस सा बनाकर याद रखते हैं, ठीक है। मुझे याद नहीं है सेंटेंस वो वाला, बट मुझे ऐसे मैंने याद किया हो कि कौन से पार्ट में कौन सा टॉपिक आता है, ठीक है। सो जो हमारा 20 था उसमें अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। ये तो आई थिंक आपको भी याद होगी, अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हो अपनी पॉलिटी को, लक्ष्मीकांत वन बेर एक्ट को, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। 9A में म्यूनसिपैलिटी है, ओके। जो 9 है उसमें हमारी पंचायत है, जो 9A है उसमें हमारी म्यूनसिपैलिटी है, जो 9B है उसमें हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ओके, उसमें हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सो ये तो इजी वाला सा था, ये भी है, ये भी है, ये भी बिल्कुल सही है। इमरजेंसी वाला कि जो 18 है उसमें हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस आता है, 19 में हमारा मिसलेनियस आ जाता है। तो ये तो आई थिंक सबको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये फ्री का क्वेश्चन था, ओके, इसमें कुछ स्पेशल था नहीं। नेक्स्ट इज़ ये वाला, ये भी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, ये काफ़ी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, एंड आई डोंट थिंक इसके लिए अगर आपको कोई नोट्स बनाने की स्पेशल ज़रूरत है। जो लिस्ट दी होती है हमारी, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, उसके लिए कुछ स्पेशल नोट्स बनाने की ज़रूरत होती नहीं है। लॉजिक बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर इसने दिया हुआ था कि इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। सो इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था एग्जाम्पल के थ्रू कि ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट लिस्ट में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई ए स्टेट है, स्टेट ए है, स्टेट बी है, ठीक है, ए स्टेट वाला चाहेगा कि बी स्टेट से कोई मेरे पास इंपोर्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक्सपोर्ट हो, ताकि मेरा ट्रेड बैलेंस अच्छा रहे। सो ये स्टेट लिस्ट में नहीं हो सकता, इससे काफ़ी पंगे हो सकते हैं, ये भी उठ जाएगा। इंटरस्टेट माइग्रेशन स्टेट लिस्ट में है ये बोल रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन ए स्टेट वाला चाहेगा कि बी स्टेट से मेरी स्टेट में कोई लोग ना आए, क्योंकि बी स्टेट वाले अगर ए स्टेट में आ जाएंगे तो इससे जॉब्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो सकती है ए स्टेट वालों को। सो अगेन ये इसमें नहीं हो सकता। देन कॉरपोरेशन टैक्स बोल रहा है कि स्टेट लिस्ट में है, तो हम हर साल यूनियन बजट आता है, हम देखते हैं कि भाई जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है वो यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो ये भी उड़ जाएगा, सी बचा, ये करेक्ट है। सो ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, इसके लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं थी, ओके। थोड़ा सा माइंड अगर हम यूज़ करें तो उसका आंसर निकल जाता है, एंड ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं था ये तो। अगर रात के 3 बजे भी उठाकर किसी एस्पिरेंट को पूछोगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, तो वो भी बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आई डोंट थिंक कि किसी ने भी ये गलत किया होगा, अगर किसी ने किया होगा तो क्या ही बोलूँ अब मैं। मूविंग नेक्स्ट इज़ ये नारी शक्ति वंदना अधिनियम, वही जो अमेंडमेंट आई थी जिसमें वुमेन रिजर्वेशन दी थी, आई थिंक 33% दी थी, ओके। तो इसने बोला था कि अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो जब आया था, तो तब बताया था उसने कि 2026 में जो वो होगा हमारा सेंसस, जो सेंसस होगा
ठीक है। सेंसस के बेस पे जो डिलिमिटेशन होगी, सेंसस के बेस पे जो डिलिमिटेशन होगी तब ये इम्प्लीमेंट होगा, तब ये इम्प्लीमेंट होगा। तो ये ऑप्शन जो स्टेटमेंट फर्स्ट दी हुई है, जो स्टेटमेंट फर्स्ट दी हुई थी, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसने बोला कि 18 लोकसभा जो है उसमें ये इफेक्ट में आ जाएगा, बट 18 में नहीं आएगा क्योंकि 18 के इलेक्शन कब हुए थे, 2024 में। बट इस बिल के अंदर बोला गया था जो सेंसस होगा नेक्स्ट सेंसस कब होगा, 2026 में, उसके बाद फोर्स में आएगा। सो ए स्टेटमेंट गलत हो जानी थी, तो इसने करेक्ट पूछा, ए गलत है, तो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, बचा कौन सा, ऑप्शन सी, दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, कमेटी वाला, एथिक्स कमेटी लोकसभा की, बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसने यहाँ पर बोला कि एडहोक कमेटी है, ओके। यहाँ पर लिखा है सिर्फ मेंबर जो है लोकसभा के वो कंप्लेन कर सकते हैं, ओके। थर्ड में बोल रहा है कि कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज़ सब जुडाइज, मीन्स जो कोर्ट में मैटर चल रहा है उसको नहीं उठा सकती, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकती। अब हम अपने नोट्स में से देख लेते हैं कि ये हमारा सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। लेट्स चेक दिस आउट। कहाँ गया कमेटी वाला टॉपिक, माइट बी हियर, प्रेसिडेंट, वीपी, गवर्नर एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज। ये रहा अपना कमेटीज़ वाला, यहाँ पर एथिक्स कमेटी, ओके। दोनों हाउसेस का अलग अलग कमेटीज़ होती हैं, यहाँ पर इसका डिटेल में दिया होगा, था यहाँ पे, या कोई भी कंप्लेन कर सकता है, ये तो था, दोनों हाउसेस अलग अलग होती है। एंड ये कमेटी 19 आई थिंक 56 के आसपास बनी थी आई थिंक, एंड तब बनी थी और कुछ टाइम के लिए बनी थी, बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया था, ओके। बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया था। सो वेयर इज दैट क्वेश्चन, या ये रहा कि ये इनिशियली एडहॉक थी, यस बिल्कुल सही है, इनिशियली एडहॉक थी, ठीक है, पहला तो सही है, उसके बेस पे ये उड़ा देंगे। एंड ये जो है थर्ड जो है, थर्ड ऑप्शन जो है, किसी जिसने भी थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी हुई है, ठीक है, उसको पता होगा कि जो पार्लियामेंट है वो सब जुडाइज मैटर्स जो होते हैं, पार्लियामेंट या फिर कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर वो उस मैटर को वो हेयर नहीं कर सकती, ठीक है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती। सो इसने भी यही कहा है कि कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज़ सब जुडाइज, मीन्स जो कोर्ट में चल रहा है। सो लॉजिकली ये भी सही है, सो ये भी उड़ जाएगा। अब हमारे पास बचा जहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, जहाँ पर 1 है यहाँ पर भी 1 है। सो ऑप्शन 2 हमने चेक करना है कि ऑप्शन 2 जो है वो सही है या फिर नहीं है। ऑप्शन 2 में बोल रहा है ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। सो ये ऐसा कुछ नहीं है, एक तो वैसे ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो जाती है, ओके। आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं, ओनली या फिर कंप्लीटली, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्टेटमेंट्स को एक्सट्रीम बना देते हैं। सो ये एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी, दूसरी ये फैक्चुअली रॉन्ग है, सो ये भी उड़ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। मूविंग नेक्स्ट, हमारा रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, यू ऑल नो कि 5 तरह की रिट्स होती हैं हमारे पास, ओके। सर्चुररी, कोवरेंटो, प्रोहिबिशन, ऐसी 2 और भी होती हैं। सो प्रोहिबिशन क्या करती है, एक हायर कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है कोई चीज़ करने के, रोकने के लिए, उसको, उसके एक्शन को प्रोहिबिट करने के लिए, उसके एक्शन को प्रोहिबिट करने के लिए कि तुम ये मत करो, ओके। सो ये हायर कोर्ट देता है लोअर कोर्ट को। सो यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफिसर को दिया जाता है, ये भी गलत है। पार्लियामेंट को दिया जाता है, लेजिस्लेचर को दिया जाता है, ये भी गलत है। लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट किया जाता है कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन अ केस, बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ये तो हो गया। अब यहाँ पर ये गवर्नर की बात कर रहा है कि गवर्नर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, डिक्लेयर करता है शेड्यूल ट्राइब एरिया को। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल ट्राइब
किसी एक स्टेट में है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दूसरी स्टेट में भी शेड्यूल ट्राइब हो। ओके, अगर हम नीचे आते हैं नोट्स में प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, ठीक है, तो अगर हम प्रेसिडेंट की पावर्स चेक करेंगे ना, ये देखो पावर्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है शेड्यूल एरिया एंड उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद करवाते हैं थ्रू गवर्नर। ओके, गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन कौन करवाता है? प्रेसिडेंट करवाता है। एंड शेड्यूल एरिया भी कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट। अब हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? हमारी स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, वो डिक्लेयर करता है शेड्यूल एरिया को। सो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। सॉरी, ये मैं शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा हूँ ना, ये शेड्यूल ट्राइब है, वो शेड्यूल एरिया था। ओके, सो इट इज़ नॉट गवर्नर, इट इज़ प्रेसिडेंट। ओके, it is president who declare any area as scheduled area and any tribe as scheduled tribe। ठीक है, ये कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट करता है, नॉट गवर्नर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे उड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गवर्नर जो है वो डिक्लेयर करेगा शेड्यूल ट्राइब को, बट शेड्यूल ट्राइब को गवर्नर नहीं करते, प्रेसिडेंट करते हैं, हमने अभी देखा। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल ट्राइब इन वन स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। तो ये तो कॉमन सेंस है ना, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जैसे SC होता है ना, जैसे शेड्यूल कास्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई महाराष्ट्र का शेड्यूल कास्ट है, ज़रूरी नहीं है कि वो गुजरात में भी शेड्यूल कास्ट हो। ओके, सो ये वही वाला लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होता है, ना यहाँ पर वो बजट की बात कर रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रखती है बिफोर पार्लियामेंट। नेक्स्ट में लिखा है एट यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ से वो प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम एक बार प्रेसिडेंट चेक कर लेते हैं कि भाई प्रेसिडेंट कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ओके, सो वेयर इज़ प्रेसिडेंट? ये रहा प्रेसिडेंट, वहाँ पे लिखा था नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड, तो ये प्रेसिडेंट की पावर्स में होना चाहिए ना, प्रेसिडेंट की ये पावर्स में होना चाहिए। सो ये रहा प्रेसिडेंट की पावर्स, ये अभी हमने देखा शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब वाला। ओके, नाउ सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड। सो ये वही वाली बात कर रहा है कि नॉट डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट की ये बात कर रहा है, क्योंकि जब हम डिमांड फॉर ग्रांट करते हैं तो हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकलवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि आप विड्रॉ नहीं करवा सकते जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ना हो, तो ये सेकंड स्टेटमेंट की कर रहा है, बात कर रहा है। ओके, अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल पावर्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है नो डिमांड फॉर ग्रांट विदाउट रिकमेंडेशन, सेम चीज़ है। ठीक है, एज इट इज़ दिया हुआ है। ठीक है, मनी बिल भी प्रेसिडेंट की मर्जी से आता है, कॉन्सेंट से आता है। एंड प्रेसिडेंट कोज टू बी लेड बजट, कि प्रेसिडेंट जो है वो बजट जो है उसको क्या करवाते हैं? प्रेजेंट करवाते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट एज इट इज़ दी हुई हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है हमारा, आराम से हो जाएगा इससे। ओके, वेयर इज़ दैट क्वेश्चन? कहाँ गया भाई? ये रहा। सो दोनों स्टेटमेंट एज इट इज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि यूनियन लेवल पे कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं की जा सकती प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना, ये सही है। यहाँ पर इन्होंने गलती की हुई है, यहाँ पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट आना चाहिए। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ईजी क्वेश्चन था, कुछ स्पेशल था नहीं इसमें। नेक्स्ट पॉलिटी क्वेश्चन, हम सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, यू नो ना, पॉलिटी देन इकोनॉमी देन ज्योग्राफी। ओके, नाउ आस्किंग फॉर लोकसभा स्पीकर के बारे में पूछ रहा है। ओके, नाउ ये बोल रहा है कि वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़ अंडर कॉन्सिडरेशन। इसने बोला है कि जब स्पीकर को रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन कॉन्सिडरेशन में हो, मींस रेजोल्यूशन जो हो वो कंसीडर कर रही हो हमारी लोकसभा, तो वो क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है? यहाँ पर लिखा है वो प्रिजाइड नहीं करेगा, उसके पास राइट टू स्पीक नहीं होगा, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन फर्स्ट इंस्टेंस। तो सिंपली ये स्पीकर की पावर्स वगैरह की बात कर रहा है। ओके, तो हम स्पीकर की पावर्स चेक कर लेंगे।
यहाँ पर हमारा स्पीकर दिया हुआ है इन हमारे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। पार्लियामेंट वाले चैप्टर में हमने अपना स्पीकर, ये रहा हमारा स्पीकर, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को रिमूव करने के लिए। आप पहले 14 डेज़ का नोटिस दोगे, बाद में रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करोगे, ओके। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि व्हेन रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर इज़ अंडर कंसिडरेशन ही कैन नॉट सिट प्रिजाइड, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारी। उसके बाद बोल रहा है ही कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस ओनली, कि वो सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट कर सकता है, ठीक है। ये भी सही है एंड ये भी सही है, दो स्टेटमेंट्स हैं, ओके। तो और किस चीज़ की बात कर रहा था वो, हम चेक कर लेते हैं। या उसने बोला कि वो प्रिजाइड नहीं करेगा, बिल्कुल सही है जी, नहीं करेगा, ओके। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन रेजोल्यूशन इन फर्स्ट इंस्टेंस, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमने अभी पढ़ा कि वहाँ पे बोला गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकता है। थर्ड गलत है, थर्ड उड़ा दिया, थर्ड उड़ा दिया। फर्स्ट सही है, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब सेकंड है, सेकंड अब लॉजिकली उड़ जाएगा, इसके लिए हमें अपना नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही शी शेल नॉट हैव राइट टू स्पीक, तो ये तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। अगर किसी के ऊपर आप कोई वो लगा रहे हो, अक्यूज़ कर रहे हो किसी पर्सन को किसी चीज़ के लिए, तो वो अपने आप को सही साबित करने के लिए एक्सप्लेन तो करेगा। सो ही और शी शुड हैव राइट टू स्पीक, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ए द राइट आंसर। पार्लियामेंट अगेन कौन सा भी लैप्स होता है, कौन सा लैप्स नहीं होता, इजी क्वेश्चन है, ये भी हमें अपने नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये सभी को जिसने भी नोट्स बना रखे हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी। सो यहाँ पर हमारा पॉलिटी का ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारा पॉलिटी का जो 2024 का नोट मेकिंग काइंड ऑफ एनालिसिस था वो ओवर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट में मे बी इकोनॉमी और जियोग्राफी को चेक करेंगे, ओके। सो दिस वाज इट एंड द पर्पस फॉर मेकिंग दिस नोट्स वाला वीडियो इज़ कि जब भी आप अपना नोट्स बनाओ या फिर अगर आपने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप ये ज़रूर चेक करें कि उसमें से आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन, नॉट 100%, ओके, ये पॉसिबल भी नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एटलीस्ट 8-9 क्वेश्चन आपके अपने नोट्स में से कवर हो जाएं, ओके। एटलीस्ट इतने तो आपके हो जाएं एंड करेक्ट हिट होने चाहिए, बिकॉज बेनिफिट तभी होगा आपको नोट्स मेकिंग का अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, ओके। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।